नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम चला रहे हैं, उसका जो सेट नंबर आपका आज का 29वां है, उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा की तरह आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आपको पता होगा पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया था। तो इनको जो है किस शास्त्रीय नृत्य में जो है प्रसिद्धि प्राप्त थी, आपको बताना है उस शास्त्रीय नृत्य का नाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फटाक से इस प्रश्न का आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो पंडित बिरजू महाराज को प्रसिद्धि प्राप्त थी कथक नृत्य में। किसमें? तो कथक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कथक में। तथा कथक जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य है तथा यह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। किससे? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है आपका शास्त्रीय नृत्य जो है आपका कथक। तो आप इसे भी आप देखिएगा। वहीं कथक नृत्य के महान कलाकार कौन है उत्तर प्रदेश के, इनको भी आप जान लीजिए। एक तो आपका हो गए पंडित बिरजू महाराज थे जिनका निधन हो गया। इसके अलावा आपके सितारा देवी हो गई, पंडित लच्छू महाराज हो गए। ये सभी आपके कथक नृत्य के एकदम माहिर कलाकार हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तथा कथक जो है एक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा और भी शास्त्रीय नृत्य हैं जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का है? तो कुचिपुड़ी आपका है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तथा यह जो आपका कुचिपुड़ी है यह पीतल की थाली पर किया जाता है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह जो कुचिपुड़ी है यह पीतल की थाली पर किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर हम इसके कलाकारों की बात करें, कुचिपुड़ी के कलाकार कौन कौन फेमस हैं, तो जैसे आपका हो गई भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, ये सभी आपके कुचिपुड़ी के महान कलाकार हैं। तथा कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम आपका एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तथा यह जो भरतनाट्यम है यह एकल स्त्री नृत्य होता है। इसे भी आप याद रखिएगा, इसका विशेषता भी पूछी जा सकती है। तो यह एक एकल स्त्रीय नृत्य होता है आपका भरतनाट्यम। तथा यह जो आपका है भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा इसकी एक फेमस कलाकार हैं, इनका नाम है सोनल माल सिंह। इसके अलावा आपकी हो गई मल्लिका साराभाई, वैजयंती माला, ये सभी आपकी फेमस कलाकार हैं भरतनाट्यम की। तथा भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। इसके बाद ऑप्शन आप डी देख रहे हैं मोहिनी अट्टम वाला। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो आपका हो गया मोहिनी अट्टम और दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा आपका हो जाएगा कथकली। तो ये दोनों आप याद देखिएगा, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों आपके कथकली, ये दोनों आपके केरल के ही शास्त्रीय नृत्य हैं। तथा यह जो आपका मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम केरल का है। तथा मोहिनी अट्टम करती हैं हेमा मालिनी। तो इसे यहाँ पे याद देखिएगा, हेमा मालिनी जो है ये मोहिनी अट्टम की कलाकार हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा वैजयंती माला भी मोहिनी अट्टम ही करती हैं। तो ये फेमस डांस आप याद देखिएगा। तो केरल के दो आपके शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बताया, एक तो आपका हो गया कथकली और दूसरा आपका हो गया मोहिनी अट्टम। उत्तर प्रदेश का कथक हो गया, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो गया और कुचिपुड़ी आपका कहाँ का हो गया? तो ये आपका कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। इसके अलावा आपका असम में सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अलावा मणिपुर में आपको मणिपुरी मिलेगा शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा उड़ीसा में आपको मिलेगा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि जो हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था 25वां, इसका थीम क्या रखा गया था? इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष का जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था इसकी थीम रखी गई थी सक्षम युवा सशक्त युवा। इसके बारे में आप याद देखिएगा। इस वर्ष का जो शास्त्रीय नृत्य था आपका इस वर्ष का जो आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव था और इसकी थीम रखी गई थी सक्षम युवा सशक्त युवा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तथा पौंडीचेरी में जो है वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन और इसका आयोजन किया गया था आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, पौंडीचेरी में इसका वर्चुअली आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? आपको बताना है। इस ट्रॉफी को हम बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो इसका नाम आप याद देखिएगा, इसको हम बोलते हैं सर गारफील्ड
सोबर्स ट्रॉफी। तो यह किसको दिया गया? तो यह दिया गया आपका पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसको हम बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और यह दिया गया शाहीन अफरीदी को। वहीं आपका आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया? तो स्मृति मंदाना को। तथा आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर को हम बोलते हैं क्या? रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। तो इसके बारे में आपको याद रखना, और यह दिया गया स्मृति मंदाना को। तो दोनों कप का नाम आपको याद रखना, महिलाओं को हम बोलते हैं आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर को हम बोलते हैं रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, जो दिया गया इस वर्ष का स्मृति मंदाना को, और पुरुषों का जो होता है आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसको हम बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जो मिला पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। आपको बताना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आपका अधिनियम 1947 था, यह प्रभावी कब हुआ था, आपको बताना है इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो 18 जुलाई 1947 को, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है प्रभावी हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है, ए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 को, ये डेट आप कभी मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जो हाल ही में जारी किया गया, किसके द्वारा? तो एक संस्था जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसमें भारत की रैंक आपको बतानी है क्या थी। तो इस सूचकांक में भारत का स्थान था 85वां, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 85th रैंक थी भारत की इस सूचकांक में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपको बताना है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस शहर में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फटाक से इस प्रश्न का आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपका बनाया गया है हैदराबाद में, तथा यह किसकी प्रतिमा है? तो यह प्रतिमा आपकी है संत रामानुजाचार्य की, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल के 2 वर्षों में जो है भारत में 3 से लेकर 4 स्टैचू बनाए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक स्टैचू को मैंने आपको बता दिया, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यह बनाया गया है हैदराबाद में, और बाकी के 3 स्टैचू के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी लोकेशन आपको बतानी है, और किनका वह स्टैचू है इसका जवाब आपको पूरे डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला आपका स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका जवाब आपको देना है कहाँ पर और किसका यह प्रतिमा है। इसके बाद स्टैचू ऑफ वननेस, क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस, यह किसकी प्रतिमा है और कहाँ पर यह लगाई गई है, इसको भी आपको बताना है। और इसके बाद एक स्टैचू ऑफ पीस, तो इन तीनों के बारे में आपको बताना है पूरे डिटेल में कि ये तीनों कहाँ पर लगाए गए, मतलब तीनों की अलग अलग लोकेशन कहाँ कहाँ पर है और किसकी यह प्रतिमा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंगरौली क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए फेमस है, आपको बताना है। सिंगरौली की यहाँ पे बात हो रही है, तो यह कोयला के लिए फेमस है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल से कोयला के लिए फेमस है आपका सिंगरौली। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कोयला, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला कोयला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है यह कितने जिलों से होकर बहती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, तो टोटल 28 जिलों से गंगा नदी होकर बहती है। तथा गंगा नदी भारत मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से। बिजनौर से जो गंगा नदी है ये भारत में प्रवेश करती है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, भूलना नहीं है। बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है गंगा नदी, लोकेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो बिजनौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तथा निकलती कहाँ से है, तो कहाँ से निकलती है इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है बाहर कहाँ से निकलती है, प्रवेश कहाँ से करती है मैंने आपको बता दिया बिजनौर से, और बाहर कहाँ से निकलती है इसका जवाब आप हमें दीजिएगा। तथा टोटल 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है। तो फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है, तो चट्टानों में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चट्टानों में।
पौधों में रंध्र का खुलना, रंध्र यानी कि जो छिद्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं, उनका खुलना और बंद होना किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? तो पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना जो है प्रकाश पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश पर निर्भर करता है पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे इनकी प्रकाश वाला आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था? आपको बताना है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष में किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था? तो 1985 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। तो राइट आंसर आपका किया जाएगा 1985, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा वर्तमान में हमारे पर्यावरण के मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्री हमारे हैं भूपेंद्र यादव। पर जो भूपेंद्र यादव हैं ये आपके पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्री भी भूपेंद्र यादव ही हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस यह पुस्तक लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एडम स्मिथ के द्वारा जो है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका आपको जवाब देना है। तो इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं कि जो आपका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है आपका भारी उद्योगों और भारी जो हमारे उद्योग थे और खनिज उनको प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि जो आपकी सेकेंड वाली पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। तथा इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में जो है इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। तो मुझे तो एकदम कंठस्थ है। तथा सेकेंड पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। परंतु बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई थी, इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। तो अगर आपको इसका डेट पता होगा तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो कल का वीडियो में इसका जवाब आपको दे दूंगा। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा। अब विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा आपसे पूछा जा रहा है? तो विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है, इसका जवाब आपको देना है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी आपका हो जाएगा मौना लोआ। क्या हो जाएगा? जो मौना लोआ है यह विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मौना लोआ। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा यह जो मौना लोआ इसकी लोकेशन क्या है? तो मौना लोआ जो आपको यूएसए के हवाई द्वीप पर मिलेगा। कहाँ पर? तो अमेरिका, यानी कि यूएसए का जो हवाई द्वीप है यहीं पे आपको मिलेगा मौना लोआ। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं क्राकाटोवा कहाँ का ज्वालामुखी है? तो क्राकाटोवा जो है आपका यह आपका जावा व सुमात्रा के मध्य स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ का? तो क्राकाटोवा जो है यह जावा व सुमात्रा के मध्य स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके बाद किलिमंजारो कहाँ का ज्वालामुखी है? तो आपका जो माउंट किलिमंजारो है आपको कहाँ पर मिलेगा? तो तंजानिया में मिलेगा। कहाँ पर? तो तंजानिया में आपको मिलेगा किलिमंजारो। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किलिमंजारो। इसके बाद कुछ और ज्वालामुखी के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इटली के जो है 3 ज्वालामुखी हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इटली जो देश है इसमें 3 इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला तो आपका हो जाएगा स्ट्रॉम्बोली हो गया। स्ट्रॉम्बोली जो है यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा आपका एटना है। एटना भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और तीसरा आपका कौन सा? वेसुवियस। ये 3 ज्वालामुखी कम से कम आप याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये इटली के ज्वालामुखी हैं। तथा इसमें से आपका जो स्ट्रॉम्बोली वाला ज्वालामुखी है इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, एक सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रॉम्बोली है तथा स्ट्रॉम्बोली को हम बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा जापान में आपको मिलेगा फ्यूजियामा, यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं आपको मिलेगा
एक है अमेरिका में और भी ज्वालामुखी है, जैसे अमेरिका में मैंने मौना लोआ बताया था। मौना लोआ जो है आपका यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा यूएसए में आपको मिलेगा माउंट सेंट हेलेंस। माउंट सेंट हेलेंस यह भी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी कहाँ का है, तो अमेरिका में ही स्थित है आपका माउंट सेंट हेलेंस। तो इसके बारे में भी आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एक चीज़ और आप याद रखिएगा, एक ज्वालामुखी आपको मिलेगा आइसलैंड में। आइसलैंड वाले ज्वालामुखी का क्या नाम है, तो आइसलैंड में ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट हेक्ला व लाकी। माउंट हेक्ला व लाकी ये ज्वालामुखी आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो ये मिलेंगे आपको लाकी, यहाँ पे है। तो लाकी आपको मिलेगा कहाँ पर, तो आइसलैंड, मैंने कि आइसलैंड के ये आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखी हैं माउंट हेक्ला व लॉकी। तो इनके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा ईरान में आपको मिलेगा देमबंद ज्वालामुखी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ईरान में कौन सा मिलेगा, तो ईरान में आपको मिलेगा देमबंद ज्वालामुखी। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को जो है आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में आपको मिलेगा रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय। तथा इसका संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। इनका नाम आप याद देखिएगा, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा ही जो है इसकी स्थापना की गई थी, रेड क्रॉस सोसाइटी की, रेड क्रॉस संस्था के, जिसके बारे में आपको याद रखना है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक सहायक होता है, आपको बताना है। तो कोशिका का कौन सा भाग जो है प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक सहायक होता है, तो राइबोसोम्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम्स, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है वायुमंडलीय दाब की जो गणना है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है। तो वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वॉन ग्यूरिक के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉन ग्यूरिक के द्वारा जो है आपका वायुमंडलीय दाब की जो है सर्वप्रथम बार गणना की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, वॉन ग्यूरिक। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति को केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषय पर जांच व बहस करने का अधिकार जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है, आपको बताना है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद जो है आपका 263 राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 263। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 263। तथा अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद जो 263 आपका संबंध है अंतर्राज्यीय परिषद से। किससे, तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है आपका अनुच्छेद 263। तो इसके बारे में आपको याद रखना तथा 1990 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना की गई थी किसकी समिति, किस आयोग की रिकमेंडेशन पर, तो सरकारिया आयोग के, सरकारिया आयोग के रिकमेंडेशन पर जो है 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तथा हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 263 है यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, जिसका मुख्य कार्य होगा केंद्र राज्यों के आपसी विवादों का समाधान करना। तो 263 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, यह अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है तथा राष्ट्रपति के आदेश पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। अगला है मूल कर्तव्यों की संतुष्टि किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो मूल कर्तव्यों की जो संतुष्टि है किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो आपकी स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इसी का रिकमेंडेशन पर ही मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी, यानी कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको जो है स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वर्तमान में टोटल 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A का संबंध जो है आपके मूल कर्तव्यों से है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर आपका होने वाला अनुच्छेद 14 का संबंध आपका विधि के समक्ष समानता से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता किस आधार पर अर्जित कर सकता है। तो भारत की नागरिकता को जो है
और जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ नामक जो पत्र था इसका संपादक आपसे पूछा जा रहा है, कौन था कॉमनवेल्थ नामक पत्र का संपादक? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कॉमनवेल्थ नामक जो पत्र था इसका संपादक आपसे पूछा गया है, कौन था? तो कॉमनवेल्थ नामक पत्र का संपादिका थी आपकी एनी बेसेंट। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा ही कॉमनवेल्थ नामक जो पत्र था यह लिखा गया था। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा एक और पत्र लिखा जाता है जिसका सॉरी यहाँ पे ये वाला है ना, हाँ। तो कॉमनवेल्थ के अलावा पत्र एक और था इनका जिसका नाम था न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन दोनों के संपादक आपकी थी एनी बेसेंट। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वही महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी पत्र पत्रिकाएं लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं लिखी गई थी इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक आपका हो गया यंग इंडिया, हो गया यंग इंडिया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी की पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? तो आपका यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, हिंद स्वराज हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया। ये सभी आपके महात्मा गांधी के पत्र पत्रिकाएं थे। तो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सभी आपके महात्मा गांधी के पत्र पत्रिकाएं थी। वही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या लिखा गया था? तो केसरी और मराठा, केसरी, मराठा और गीता रहस्य, ये तीन इंपॉर्टेंट इनके पत्र पत्रिकाएं थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। केसरी हो गया, केसरी को किस भाषा में लिखा गया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो केसरी को जो है मराठा भाषा में लिखा जाता था और मराठी को जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो तीन इंपॉर्टेंट है, केसरी, मराठा और गीता रहस्य, ये तीन इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं थी बाल गंगाधर तिलक की। इनके बारे में आपको याद रखना है। वही एनी बेसेंट की मैंने आपको दो बताई, एक आपका हो गया कॉमनवेल्थ और एक आपका हो गया न्यू इंडिया। वहीं बी आर अम्बेडकर की कौन कौन सी हैं? तो बहिष्कृत भारत और मूक नायक, यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक आपका हो गया बहिष्कृत भारत और एक आपका हो गया मूक नायक। ये दो इंपॉर्टेंट आपकी बी आर अम्बेडकर की यानी कि भीमराव अम्बेडकर की पत्रिकाएं थी। 1925 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो 1925 के कांग्रेस सेशन की जो अध्यक्षता है किसने की थी? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। 1925 में कानपुर में जो है कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू के द्वारा। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली यह पूछा जा सकता है। तथा सरोजिनी नायडू जो थी ये प्रथम भारतीय महिला थी जिनके द्वारा कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ये भी आप फैक्ट आया देखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। तथा यह जो कांग्रेस के सेशन हुआ था ये कानपुर में हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं अगर सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट। तो ये नाम आप याद देखिएगा। अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, अगर सिर्फ प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया था। तो आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में से पहला कब हुआ था? तो पहला आपका हुआ था नवंबर 1930 से लेके आपका यह हुआ था और जनवरी 1931 तक आपका पहला हुआ था। और सेकेंड वाला कब से कब तक हुआ था? तो सेकेंड वाला आपका हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के मध्य। और तीसरा वाला आपका हुआ था कब? तो तीसरा वाला आपका हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के मध्य। तथा तीनों जो आपके गोलमेज सम्मेलन थे ये लंदन में आयोजित किए गए थे। तथा सेकेंड वाला एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो एक फैक्ट भी आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने जो है एकमात्र गोलमेज सम्मेलन कौन था जिसमें हिस्सा लिया था? तो सेकेंड वाले में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता कौन थे? तो आपके बी आर अम्बेडकर जो थे ये इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तथा इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।